नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस सेशन में दोस्तों बाल मनोविज्ञान का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उसका हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है हॉस्टल वार्डन भर्ती के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस सेशन के अंदर मैं 3 टॉपिक को ऐड किया हूँ दोस्तों, यानी कि 3 टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं आप लोगों तक लेकर आया हूँ। तो आपको पूरा वीडियो को देखना होगा दोस्तों। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक बहुत ही मोटिवेशन होता है दोस्तों, और आगे की वीडियो बनाने के लिए और अच्छी मेहनत कर सकूं। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर, और इसका जो PDF है दोस्तों वो हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। वहाँ पर जा कर के विज़िट करके ये जो PDF है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और डेली टेस्ट चलते हैं दोस्तों हमारे वेबसाइट पर, और टेस्ट भी दिलाना न भूलें। तो जो पहला प्रश्न है, छात्रावास आश्रम का क्या तात्पर्य है? छात्रावास आश्रम का क्या तात्पर्य है? आदिम जाति तथा अनुसूचित विभाग द्वारा संचालित वह गृह जैसे कि प्री मैट्रिक, पोमैट्रिक या फिर छात्रावास से संबंधित है। या फिर आदिम जाति तथा अनुसूचित विभाग द्वारा संचालित वह गृह कर्मचारी, पुत्र पुत्री छात्रावास इत्यादि से हैं। या फिर आदिम जाति तथा अनुसूचित विभाग द्वारा संचालित वह आश्रम, शाला एवं विशिष्ट संस्थाओं के साथ संलग्न छात्र हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होगा। देखिए दोस्तों, जो बाल मनोविज्ञान का क्वेश्चन आता है उसमें आपको हर क्वेश्चन सही लगता है, लेकिन हमें सबसे बेस्ट आंसर को चूज़ करना होता है। तो इसमें उपयुक्त सभी हैं, इसलिए हमारा ये राइट आंसर होगा दोस्तों सभी। अगला देखते हैं, छात्रावास के श्रेणियों में शामिल नहीं है। छात्रावास की श्रेणी में कौन शामिल नहीं है? अनुसूचित जाति के छात्र, अनुसूचित जनजाति के छात्र, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र या तृतीय लिंग के छात्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तृतीय लिंग के लिए छात्रावास की सुविधा नहीं है, यानी कि ये शामिल नहीं है छात्रावास में। अगला देखते हैं, छात्रावास में प्रवेश हेतु कितनी प्रतिशत सीटें का वर्ग के लिए आरक्षित होगी जिससे वहाँ छात्रावास संचालित हैं? 70%, 80%, 90% या 100%? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 90% सीट खाली होंगी, यानी कि आरक्षित होगी, जिससे वहाँ छात्रावास संचालित हो सके। अगला देखते हैं, आदिवासी विकास खंड के छात्रावास प्रवेश समिति का अध्यक्ष कौन होगा? आदिवासी विकास खंड के छात्रावास प्रवेश समिति का अध्यक्ष कौन होगा? शिक्षा अध्यक्ष समिति जनपद पंचायत, या फिर विकास खंड मुख्यालय स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठतम प्राचार्य, या क्षेत्रीय विधायक द्वारा प्रतिनिधित्व, या फिर विकास खंड शिक्षा अधिकारी? तो इसका राइट आंसर है अध्यक्ष शिक्षा समिति जनपद पंचायत के अध्यक्ष होगा दोस्तों। अगला देखते हैं, सामान्य विकास खंड के छात्रावास में प्रवेश समिति का अध्यक्ष होगा। सामान्य विकास खंड, और इसमें दिए गए हैं आदिवासी विकास खंड। तो सामान्य विकास खंड के छात्रावास प्रवेश समिति का अध्यक्ष कौन होगा? जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि, या फिर अध्यक्ष शिक्षा समिति जिला पंचायत, या जिला कलेक्टर द्वारा चयनित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के एक विधायक, या फिर जिला शिक्षा अधिकारी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि, ये जो शिक्षा अधिकारी का समिति का अध्यक्ष होगा। अगला देखते हैं, छात्रावास में प्रथम बार प्रवेश पाने के लिए निवास स्थान से कितने किलोमीटर की परिधि में शैक्षिक संस्था होने का प्रमाण जारी किए गए हैं? यानी कि दोस्तों जहां पर भी जो स्कूल हैं उससे कितने किलोमीटर दूर में छात्रावास स्थापित करने की योजना की गई है? 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 3 किलोमीटर के अंदर ही छात्रावास अधीक्षक संस्थान जारी करने का आदेश किया है, यानी कि 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक हमारा छात्रावास नहीं होगा। अगला देखते हैं, संभाग, जिला एवं तहसील स्तर की छात्रावासों में किन छात्रों का प्रवेश दिया जाएगा? संभाग, जिला स्तरीय, तहसील स्तर की छात्रावासों में किन छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा? प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक, या फिर माध्यमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक, उच्च माध्यमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा, या फिर उच्चतर माध्यमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक?
तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रवेश दिया जाएगा। संभाग, जिला एवं तहसीलदार स्तर की छात्रावासों में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रवेश दिया जाएगा। अगला, तहसील एवं तहसील के नीचे छात्रावास से प्राथमिक स्तर के छात्रों को प्रवेश देने हेतु किसकी पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है? जिलाधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, स्थानीय विधायक या विभागाध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विभागाध्यक्ष, यानी कि विभाग का जो अध्यक्ष होता है वही जो छात्रों को प्राथमिक स्तर में प्रवेश देने के लिए आवश्यकता होती है, जो विभाग के अध्यक्ष होती हैं। जिला स्तरीय छात्रावासों में प्रवेश हेतु छात्र को विगत परीक्षा में कितनी प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है? यानी कि जिला स्तरीय छात्रावासों में प्रवेश करने के लिए दोस्तों पिछले वर्ष में जो एग्जाम दिया है उसमें कितने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है? 50%, 55%, 60% या 65%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 55%। अगर आप पिछले वर्षों में यानी पिछले एग्जाम में 55% लाएँ तभी आपको छात्रावास में प्रवेश मिलेगा। अगला है, विकासखंड छात्रावासों में प्रवेश हेतु छात्र को विगत परीक्षा में कितनी प्रतिशत अंक लाना होगा? विकासखंड के, ये जिला स्तरीय हैं, उसके बाद आते हैं विकासखंड छात्रावासों को। तो इसको दोस्तों 50% की आवश्यकता होती है। छात्रावास में प्रवेश लेने के लिए 50% की आवश्यकता होती है, किसमें? विकासखंड के छात्रावासों में, और जिला स्तरीय के छात्रावासों में 55%। अगला देखते हैं, विगत वर्ष के प्रवेशी छात्रों को निम्न आधार पर प्रवेश की आज्ञा नहीं होगी। गत वर्ष का परीक्षा परिणाम अनुकूल हो, या फिर शाला या छात्रावास में 75% उपस्थित न हो, या फिर आचरण उत्तम न हो, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, छात्रावास में प्रवेशित छात्र को शिक्षावृत्ति कितने माह के लिए प्रदान किया जाएगा? 6 माह, 8 माह, 10 माह, 12 माह। शिक्षावृत्ति दोस्तों यानी कि स्कॉलरशिप, तो इसको आपको 10 माह के लिए प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में प्रति छात्र कॉशन मनी कितनी दिया जाएगा? यानी कि छात्रवृत्ति कितना जाएगा प्रति व्यक्ति? 1000, 1500 या 2000, या वर्तमान में संचालित नहीं है? तो ये दोस्तों भी वर्तमान में संचालित नहीं है। अगला देखते हैं, छात्रावास में प्रदाय की जाने वाली स्थायी सामग्रियों के बदलाव की अवधि में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं दोस्तों? चादर एवं तकिया कवर 1 वर्ष के लिए, तकिया एवं कंबल 3 वर्ष के लिए, क्वायर मैट्रेसेस गद्दे 3 वर्ष के लिए, थाली गिलास एवं कटोरी 5 वर्ष के लिए। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हैं, क्वायर मैट्रेसेस गद्दे ये 3 वर्ष के लिए नहीं दिया जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित हैं। छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए आकस्मिक अवकाश कितने दिनों की निर्धारित की गई है? 5 दिवस, 10 दिवस, 15 दिवस या 20 दिवस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 दिवस की निर्धारित की गई हैं। छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए आवश्यक अवकाश कितने दिनों की निर्धारित की गई हैं? छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए अस्वस्थ अवकाश कितने दिनों की निर्धारित की गई हैं? इसमें अस्वस्थ है और इसमें आकस्मिक है। तो अस्वस्थ के लिए दोस्तों 30 दिवस की कार्य दिवस की निर्धारित की गई हैं, और आकस्मिक के लिए 10 दिवस की। महाविद्यालयीन छात्रों के लिए उनके निवास स्थान से कितने किलोमीटर की परिधि में कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान नहीं होगी? 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 15 किलोमीटर में नहीं होगी उच्च शिक्षण संस्थान। अगला देखते हैं, महाविद्यालयीन छात्रों के लिए उनके निवास स्थान से कितने किलोमीटर की परिधि में कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान नहीं होनी चाहिए? 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 किलोमीटर के अंतराल में। अगला देखते हैं, छात्रावास से निष्कासन का आधार क्या होनी चाहिए? छात्रावास से निष्कासन का आधार क्या होनी चाहिए? छात्र छात्रावास में अंतःकालीन प्रवेश के पश्चात 1 माह के भीतर किसी स्थानीय शैक्षणिक संस्था में प्रविष्ट नहीं हो गया है, या फिर छात्र नियमित रूप से शाला में उपस्थित नहीं रहा, या फिर छात्रावास में निवास नहीं रहता हो, नहीं करता हो, या फिर छात्र की उपस्थिति छात्रावास के अन्य छात्रों के लिए अनुशासनात्मक या हानिकारक प्रभाव की दृष्टि से आपत्तिजनक हो, या उपयुक्त सभी। ये सभी होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। शिष्यवृत्ति की अवधि एवं
अंतर्वर्ती अवकाश आने की अवस्था में पूर्व शिष्यवृत्ति अवकाश काल में स्वीकार होगी यदि छात्र संस्था के खुले के कितने दिन के अंदर पुनः छात्रावास में उपस्थित होना आवश्यक है? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 7 दिन के भीतर छात्रावास में उपस्थित होना आवश्यक है। हमारा एक चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक मनुष्य में निहित है, यह खालिस्तान में परिलक्षित होता है। यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद या आदर्शवाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आदर्शवाद में परिलक्षित होता है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? मनोविज्ञान की शिक्षा आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? डेविड, B.F. स्किनर या फिर जीन पियाजे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, B.F. स्किनर ने मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, इसकी परिभाषा B.F. स्किनर ने दी है। मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था? मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था? दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, भौतिक शास्त्र या समाजशास्त्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दर्शन शास्त्र का अंग था। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं एवं अभिरुचियों के अवगत कराने के लिए आवश्यक है प्रेरणात्मक कहानियाँ, शैक्षिक निर्देश, मनोवैज्ञानिक मापन या फिर शिक्षक निर्देश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक निर्देश। व्यवहारवादी का कथन है कि अधिगमन का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए 2 प्रमुख चीज़ों का अवलोकन आवश्यक है। ये क्या है? कौन से 2 चीज़ का अवलोकन करना चाहिए दोस्तों? अवधान तथा स्मृति, अनुक्रिया तथा उद्दीपन या फिर अनुक्रिया तथा व्यवहारवाद या स्मृति तथा अनुक्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुक्रिया तथा उद्दीपन का अवलोकन करना आवश्यक है। खालिस्तान पद का उपयोग कुछ मनोवैज्ञानिक द्वारा किसी परिवर्तित पर दिए गए आधारभूत अनुवंशिक प्रारूप पर संभावित उपलब्धि में प्रसार के लिए किया जाता है। यानी किसके लिए प्रसार के लिए उपयोग किया जाता है? प्रतिक्रिया प्रसार, अवसीमा प्रसार, प्रतिवर्त प्रसार या अनुवंशिक प्रसार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रिया प्रसार। रमेश इस बात की जानकारी में अभिरुचि रखता है कि लोग अपने कार्य में किस तरह का व्यवहार करते हैं। अगर वह इस अभिरुचि को अपना जीवन वृत्ति बनाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे उपयुक्त होगा? औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान, न्यायिक मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान या मानव कारक मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान। देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें तर्क करने की आवश्यकता होती है, यानी कि सोच समझ कर ही जवाब देने की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसमें ज़्यादा कुछ फैक्ट वाला क्वेश्चन नहीं रहता है, इसमें केवल सोचने समझने की आवश्यकता होती है और हमारा आंसर खुद सामने होता है। भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ? ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसे हम सोच समझकर जवाब दे सकते हैं। भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ? 1930, 1887, 1879 या फिर 1590। तो इसमें इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया दोस्तों, क्योंकि इसका राइट आंसर ये नहीं है। अगला देखते हैं, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? गाल्टन, कर्डलेविन, वुंड या वाटसन। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वुंड ने की थी। अगला देखते हैं, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच संचार कहलाती हैं? संगठनात्मक संचार, पारस्परिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक संचार। दिए गए 2 कथन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों, इसको देखिए। कथन पहला बोलता है कि संचार को शैक्षणिक संस्थानों सहित समाज को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में से एक रूप में देखा जाता है, या फिर दूसरा कथन दिया है इसमें, संचार उस मामले के लिए किसी भी समाज की सांस्कृतिक सेटिंग्स को विकसित करके बनाए रखने के लिए बदलने में मदद नहीं करता। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। कथन पहला सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है, यानी कि जो हमारा पहला कथन वो सही है और दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बुद्धि भागफल यानी IQ आधार पर बच्चों को निश्चित समूह में अलग न हो। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा, यह शिक्षकों के लिए असुविधाजनक है,
यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, या फिर यह बच्चों को समूह में आपस में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता, या फिर IQ की अवधारणा स्थिर नहीं है और इन बच्चों पर लेबलिंग भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, छात्र खालिस्तान के द्वारा अनुकूलित होना सीख सकता है। छात्र किसके द्वारा अनुकूलित होना सीख सकते हैं? सीखकर, स्कूल के माध्यम से, पढ़कर या घर पर रहकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्कूल के माध्यम से सीख सकता है। NCTE क्या है? NCTE क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय शिक्षक परिषद इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? गॉल्टन, कर्टलेविन, वुंड या फिर वॉटसन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वुंड ने मनोवैज्ञानिक की स्थापना की थी। यानी कि जो वुंड है दोस्तों वो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? यानी कौन से वैज्ञानिक ने बोला था दोस्तों कि विकास एक धीमी प्रक्रिया और सतत यानी कि निरंतर चलते रहने की प्रक्रिया है? काल्सनिक, पियाजे, स्किनर या हॉर्कल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्किनर ने बोला है दोस्तों। अगला देखते हैं, वातावरण व बाहरी शक्ति हैं जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टिसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रॉस ने कहा था। लोगोस का अर्थ क्या है? ज्ञान तो साइकी का अर्थ है। लोगोस का अर्थ क्या है? ज्ञान तो साइकी का अर्थ है। अंतर्मनन, चिंता या फिर सजगता या फिर व्यवहार। तो इसको भी, इसमें कोई राइट आंसर नहीं है दोस्तों, इसको भी विलोपित कर दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो पिछले ईयर्स में पूछा गया का क्वेश्चन है। यानी कि जो व्यापम द्वारा बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था दोस्तों, जिसमें से कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन विलोपित कर दिया जाता है। शिक्षण शास्त्र का अध्ययन क्या है? शिक्षा, छात्रों का मार्गदर्शन करना, अधिगमन प्रक्रिया, शिक्षण विधियाँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण विधियाँ। प्रयोगशाला सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य क्या है? इसके किसके अनुसार? SP पार्कर के अनुसार या फिर JS स्टीवेंस या फिर WH किलपैट्रिक या फिर जॉन डीवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, WH किलपैट्रिक के अनुसार। अगला देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में खालिस्तान अध्ययन किया जाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? शिक्षा की उपयोगिता का या फिर सीखने तथा शिक्षण की प्रक्रिया का, मनोविज्ञान के नियमों के उपयोग का, समस्याओं के मनोवैज्ञानिक साधन के तरीकों का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, सीखने तथा शिक्षण की प्रक्रिया का। अगला देखते हैं, मनोविज्ञान जो विशेष समूह के बालकों की शिक्षण अधिगमन प्रक्रियाओं का अधिगमन कक्षाओं में करते हैं वो क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक, परमदर्शिता, मनोचिकित्सक या मनोविश्लेषक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मनोवैज्ञानिक। छात्रों की आवश्यकताओं और रुचि को जानने में शिक्षक का ज्ञान इस विषय से संबंधित है। शिक्षक का दर्शन, शिक्षक का मनोविज्ञान, शिक्षा का समाजशास्त्र या शिक्षा का राजनीति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का मनोविज्ञान। अगला देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक है किसी विषय पर व्याख्या देने में, पूरे पाठ को पढ़ने में, दल शिक्षण में या फिर एक कौशल के शिक्षण में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक कौशल के शिक्षण में। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज का सुधार, छात्रों को अनुशासित बनाना, छात्रों को अंतर्निहित क्षमताओं शक्तियों का विकास करना या छात्रों को शिक्षकों को अनुयायी बनाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं या शक्तियों का विकास करना यह शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य है। अगला देखते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसकी देन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, टी.पी. नन या फिर महात्मा गांधी। तो ये है महात्मा गांधी द्वारा परिभाषित की गई हैं। एक प्रभावी शिक्षण का अर्थ निम्नलिखित सभी एम को छोड़कर क्या है? एक शिक्षक उत्साह के साथ पढ़ाता, या फिर एक शिक्षक अपने छात्रों में दोष ढूंढता है, या एक शिक्षक वर्ग नियंत्रण की तुलना में शिक्षण पर अधिक बल देता है, या एक शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय विषय वस्तु को समझने में रुचि रखता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, एक शिक्षक अपने छात्रों में दोष ढूंढता है।
अगला देखते हैं, छात्रों के अनुकूलित चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? छात्रों के अनुकूल चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, सहपाठियों के व्यवहार की, या बाहरी लोगों के व्यवहार की? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वयं अध्यापक के आदर्श के चरित्रों की। अगला देखते हैं, आपकी कक्षा में कुछ छात्र विशेष रूप से मंदग्राही हैं, आप करना क्या पसंद करेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे? आपके कक्षा में कुछ छात्र विशेष रूप से मंदग्राही हैं, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अलग से पढ़ाएंगे, उन्हें सामान्य छात्रों के साथ अधिगमन की अनुमति देंगे, या उन्हें निचली कक्षा में उन्नत करेंगे, या फिर विशेष अधिगमन कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उसे विशेष अधिगमन कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायी कौन होता है? शिक्षक पर, स्वयं बालक, समाज पर, शिक्षा और माता पिता के दोनों पर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक और माता पिता के दोनों पर। तो दोस्तों ये आज का हमारा क्लास है जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को हल किए हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो डेली मैं ऐसी ही एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आता रहता हूँ। जितने भी सिलेबस हैं उसका सारा पीडीएफ मैं लेकर आता रहता हूँ दोस्तों, और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।